हेलो दोस्तों, आज कक्षा 10 की आरबीसी के पहले चैप्टर का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमने 1 और 2 पार्ट हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो ये थर्ड पार्ट के रूप में आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था, तो इसको लेके हमने पहले इसकी सभ्यताओं के बारे में पढ़ा चुके हैं, जो इसका इतिहास था उसके बारे में थोड़ा पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए, जब हर्षवर्धन जो लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, तो वो पुनः समाप्त होने लगी थी। भारत में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होने लगी थी और ये राज्य आपस में संघर्ष कर रहे थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही हमें जो है छोटे छोटे नए राजवंश के रूप में उभरे, जिन्हें हम राजपूत राजवंश कहते हैं। ठीक है, तो अब मेन ये है कि राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने कई मत दिए हैं, लेकिन सब मतों का अपना अपना प्रतिपादन है। सब कोई मान्य है, कोई मान्य नहीं है। तो एक हिस्ट्री बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा, जिन्होंने राजपूत की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के जो ग्रंथ थे उनमें भी ये प्रयोग हुआ करता था, जैसे कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों में, बाण भट्ट के हरिश्चरित्र में, कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग पहले भी हो चुका है। वहीं एक चीनी यात्री, हर्षवर्धन काल में चीनी यात्री आए थे हेनसांग के काल में भी उन्होंने अपने कई जगह इन राजपूतों के या क्षत्रियों के बारे में लिखा है। और ओझा द्वारा जो ये मत सुझाया गया था कि भाई राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, तो ये कोई सर्वमान्य है नहीं। ठीक है, तो इसके बाद विभिन्न हमारे विद्वान रहे हैं हिस्ट्री के, तो उन्होंने अलग अलग उनसे माना है। बात करें, देखो मैंने इस PDF में दिया हुआ है कि वैदिक आर्यों की उत्पत्ति। देखिए, इसमें भी डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा और CB वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों की संतान के रूप में मानते हैं। उनके अनुसार जो राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्र की पूजा करते थे, उसी तरह प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में उनका विश्वास रहा है। और आर्यों की तरह ये भी गठन लंबी नाक, लंबे सिर वाले हो करते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आर्यों की संतान है। लेकिन नहीं, कुछ विद्वान इसको अग्निकुंड से उत्पत्ति मानते हैं। चंद्रवरदाई, जो पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के शासक थे, उनके वे दरबारी कवि थे या विद्वान थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। उस पृथ्वीराज रासो में इन्होंने राजपूतों की जो उत्पत्ति मानी है वो अग्निकुंड से मानी है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो आबू पर्वत पे निवास करने वाले विश्वामित्र हैं, गौतम हैं, अगस्त्य ऋषि हैं, अन्य ऋषि हैं, और धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी, मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, ऐसा उन्होंने लिखा है, जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। और इनकी रक्षा करने के लिए फिर चौथा जो योद्धा है वो ताकतवर बनाया, जिसका नाम चौहान रखा गया। तो ऐसा चंद्रवरदाई के अनुसार माना गया है। ये भी किंवदंती है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद डॉक्टर DR भंडारकर, जिसने नागर ब्राह्मणों से चौहानों की उत्पत्ति मानी है। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएंगे मैच द फॉलोइंग में किसने किससे उत्पत्ति मांगी है, बस इतना ही मांगा जाएगा, बाकी और इसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर बात करें तो इनका भी जो डॉक्टर DR भंडारकर, इनके मत का भी खंडन किया गया, तो इनको भी नहीं माना गया। फिर आते हैं हमारे राजस्थान के इतिहास के लेखक जेम्स टॉड। उन्होंने एक बुक लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसके अंतर्गत राजपूत को ये शक और सीखियन जाति के वंशज मानते हैं, अर्थात विदेशियों की संतान मानते हैं।
ठीक है, तो इनकी भी बात को स्वीकार नहीं की गया। तो इस तरीके से हम ये सारा एनालिसिस करें तो उपयुक्त इस समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों की संतान मानते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। तो इसीलिए अब हम आगे चलते हैं कि राजस्थान में प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय क्या है। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा गोहिल वंश। देखो, कोई भी वंश पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका एरिया जानना जरूरी है। हमें कम से ये तो पता रहे कि किस एरिया में कौन सा वंश था। यह है गोहिल वंश, राजस्थान के प्रमुख वंश है, जो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मेवाड़ वाला जो एरिया था उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो गोहिल वंश का मुख्य शासन रहा था। देखिए, इस वंश का जो नामकरण होता है वो गोहिल वंश के संस्थापक जो गोहिल राजा थे उन्होंने इस वंश की स्थापना की और उन्हीं के नाम पे इसका पड़ा। देखिए, ये बड़े प्रतापी शासक थे। उसके बाद देखो, मैंने ये जो शासक लिखे गए हैं यहाँ पर इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ ऐसे इसमें शासक है जिनके पास मैंने स्टार लगाए हुए हैं। ये स्टार इसलिए लगाए गए हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बाकी औरों से कम होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जिन पे मैंने स्टार मारा है इनका मैं इसी के लास्ट में 8-10 जो हमारे राजा हैं, शासक हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली विश्लेषणात्मक रूप से बताया है, ठीक है। तो इनको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, बाकी इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें वो मैं बता के चलता हूँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने की कोशिश है। बाकी हिस्ट्री से अब आरपीएससी क्वेश्चन बहुत कम बनाती है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो, तो गोहिल के बारे में कुछ नहीं, मैं संस्थापक हैं। उसके बाद आते हैं बप्पा रावल जी, ठीक है। देखो, बप्पा रावल ये भी एक बड़े अच्छे शासक रहे हैं। इन्होंने राज प्रशस्ति जो राज सिंह के काल में लिखी गई थी उसके अनुसार बप्पा ने मानमोरी एक राजा हुआ करते थे, उनको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। फिर इन्होंने अपनी राजधानी नागदा बनाई, और बप्पा ने कैलाशपुरी के अंतर्गत, देखो मैंने लिखा हुआ है, एक लिंग जी जिसे हम लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया, और एक लिंग जी गोहिल वंश के कुल देवता भी थे, ठीक है। और इनका वास्तविक जो नाम है वो काल भोज है, ऐसा हीरानंद ओझा जी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए काल भोज की इनको उपाधि मिली हुई है, ठीक है। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बाकी इतना ही ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम में आता है नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाए जैत्र सिंह। देखें, जैत्र सिंह ये गोहिल वंश के शासक हैं। परमारों से चित्तौड़ को छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाते हैं, यानी परमारों से युद्ध करते हैं। और फिर 1227 में एक भूताला का युद्ध होता है। उस भूताला का युद्ध में जो दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को ये परास्त कर देते हैं जैत्र सिंह, ठीक है। तो ये जीत जाते हैं। इन्हीं को जयसिंह सूरी का एक ग्रंथ है हमीर मर्दन, उसमें इनकी सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसी ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इन्होंने जो दिल्ली के शासक थे इल्तुतमिश, उस इल्तुतमिश भाई साहब को इन्होंने क्या किया, हरा दिया था युद्ध में। एक सेकेंड, थोड़ी कम थी इसकी ब्राइटनेस, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे भाई साहब रतन सिंह जी। देखो, रतन सिंह का नाम तो बड़ा, पद्मावत मूवी आई थी उसमें भी रतन सिंह के बारे में जानकारी है, क्योंकि रावल रतन सिंह का सामना दिल्ली के जो सुल्तान होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, उनसे 1330 में आक्रमण वो करते हैं, जिसका कारण अलाउद्दीन के साम्राज्य में महत्वाकांक्षा होती है।
और चित्तौड़गढ़ के अंदर का जो सैनिक और व्यापार की उपयोगिता थी व्यापार की, उसको लेके वो आक्रमण कर देते हैं। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी और उस पद्मावत में इस आक्रमण का वर्णन है। ठीक है। बाद में अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए हमारे रतन सिंह जी और उनके सेनापति थे गोरा और बादल। देखो मैंने लिखा हुआ है गोरा बादल। ठीक है। वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो रानी रतन सिंह की से पत्नी होती हैं, जिनका नाम रानी पद्मिनी होती है, वो 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लेती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से फिर जो अलाउद्दीन इस किले को जीत कर अपने पुत्र खिज्र खां को इसका प्रशासक नियुक्त करके इसका नाम खिज्राबाद रख देता है। ठीक है। तो इतनी जानकारी हमें कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। और उसके बाद ये रावल शाखा के, गोहिल वंश की एक रावल शाखा की, उसके लास्ट जो है अंतिम शासक थे। ठीक है। फिर आते हैं राणा हम्बीर। हम्बीर क्या थे? एक सिसोदा ठिकाना था, उस ठिकाना के जागीरदार थे हम्मीर जी, क्योंकि भाई राणा रतन सिंह तो अपने वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर इन्होंने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया राणा हम्बीर ने। ये सिसोदा ठिकाना के जागीरदार थे। तो उस दिन के बाद फिर यह वंश सिसोदिया वंश कहलाया। ठीक है। तो इन्होंने फिर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की और उसके बाद सारा वंश जो सिसोदिया वंश कहलाता है। और हम्मीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दे दी जाती है और राणा हम्मीर को साथ में विषम घाटी पंचानन अर्थात विकट आक्रमणों के समय में ये सिंह के समान दिखने वाले, इसीलिए इनका नाम विषम घाटी पंचानन रखा गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ उद्धारक किसे कहते हैं, विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसको मिली हुई है। ठीक है। फिर बाद में हम्मीर ने मोहम्मद बिन तुगलक से युद्ध भी किया, सिंगौली बांसवाड़ा के अंदर युद्ध किया और इस युद्ध में तुगलक की सेना को भी हराया था। तो ये मोटा मोटी इनके बारे में है। महाराणा लाखा, देखिए महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बनता है और जो मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई होती है, हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ हो जाता है, लेकिन परिस्थितिवश ये लाखा के साथ संपन्न हो गया। होना था चुंडा के साथ, हो गया लाखा के साथ। तो फिर इसमें एक शर्त है कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी जो हंसाबाई का पुत्र ही होगा। तो इस तरीके से लाखा के जो भाई थे, योग्य पुत्र थे चुंडा, उसको राज अधिकार से वंचित होना पड़ जाता है। तो इनके बारे में थोड़ी सी कहानी है। बाकी इनको राजस्थान का भीष्म पिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बाद में जो राणा लाखा के समय में उदयपुर के अंदर जावर और जो माइंस हैं यानी खान है, जो चांदी और शीशा की बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगी थी, तो इससे इनका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सिस्टम बिल्डअप हुआ था। उसके साथ ही एक बंजारे हैं, इन्होंने पिछोला झील, इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था लाखा के समय। ये भी पेपर में आ जाता है कभी कभी। ठीक है। किसका पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तो एक बंजारे थे। अब उन बंजारे का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये थे। ठीक है। तो ये सिर्फ आरबीसी में जो लिखा हुआ वही हम पढ़ा रहे हैं। ओके। बात करें महाराणा मोकल। देखिए महाराणा मोकल वही महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। मोकल शासक बना और तो अल्पायु होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षण के रूप में कार्य किया था। तो बाद में फिर चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, तो वो मेवाड़ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। फिर मोकल की दिलवाड़ा में चाचा और मेरा ने मिलकर हत्या कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद मोकल के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम महाराणा कुंभा। देखो महाराणा कुंभा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने की कोशिश बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आने की हो रहती है। तो मेवाड़ के महान शासकों में इनका नाम सुना जाता है। ठीक है। इन्होंने कुंभा ने चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। सारंगपुर के युद्ध में देखिए इन्होंने सारंगपुर का एक युद्ध हुआ, मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी, उसको परास्त करके बंदी बना लिया। ठीक है। इस खुशी में उन्होंने, मैंने लिखा है विजय स्तंभ, यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। और फिर इन्होंने गुजरात नागौर के उत्तराधिकार को लेकर भी मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ था, उसमें भी इन्होंने विजय हासिल की। ठीक है।
तो इस तरीके से ये बड़े ही शासक थे, है ना। उसके बाद इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ आदि हैं, ठीक है। और इनके शिल्पी मंडल रहे थे, इनके विद्वान जो हैं उस मतलब विद्वान कई विद्वान रहे थे, और ये शिल्पी मंडल जो उनके इन दुर्गों के वो थे कारीगर। उसके बाद इन्होंने दान गुरु, हाल गुरु, राजगुरु, हिंदू सुल्तान आदि की उपाधियां ग्रहण की। और इनके अलावा इसमें कई कवि जैसे कान्हा व्यास, है ना, और बाकी और भी थे, आगे आएंगे उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने महाराणा कुंभा एक महान शासक थे। इनके बारे में अलग से इसी क्लास में सबसे लास्ट में 7-8 राजा हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। राणा सांगा, देखियो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। महाराणा कुंभा के बाद जो राणा सांगा है वो राजा बनते हैं, क्योंकि 4 भाई होते हैं, उन 4 भाइयों में सबसे बड़े होते हैं और उनका उत्तराधिकारी ये मानते हैं, ठीक है। और मेवाड़ के बड़े हिंदूपत के नाम से ये प्रसिद्ध है। खातौली का एक युद्ध होता है, फिर बाद में बयाना का भी युद्ध होता है, और फिर एक खानवा का युद्ध। देखो इन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो मुगलों से लड़ाई लड़ी, जिसमें खानवा का युद्ध है, बयाना का युद्ध है ना, और ये बड़े इंपॉर्टेंट युद्ध रहे हैं। तो इन्होंने हार नहीं मानी थी महाराणा सांगे ने, है ना, क्योंकि जो खातौली का युद्ध था, वर्तमान में कोटा में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को इन्होंने खातौली के युद्ध में हराया था। तो इसके बाद इनकी प्राण प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। फिर 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। अब बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर विरुद्ध उसको कूच कर दिया। फिर बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा, तो राणा सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की, ऐसा मानते हैं। फिर बाद में बयाना का युद्ध होता है 1527 में, जिसमें बाबर की सेना को पराजित कर देते हैं, ठीक है। फिर खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है। इसमें राणा सांगा हार जाते हैं, क्योंकि जो बाबर हैं वो तुगलक पद्धति या तोप खाने की वजह से वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो बाद में राणा उदय सिंह शासक बने, और राणा उदय सिंह में इतिहास में अपना महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त है, क्योंकि पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था, ठीक है। और उसको उदय सिंह को कुंभलगढ़ के दुर्ग में रखा था, ठीक। और मालदेव के सहयोग से इनका फिर वो क्या होता है, राज्य अभिषेक होता है, और बाद में इन्होंने अपने उदयपुर को राजधानी बनाया। उदयपुर झील, मोती नगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया, ठीक है। फिर अकबर ने इस चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, तो अपने सरदार की सलाह पर उदय सिंह जो हैं वो जयमल और फत्ता, जो इनके बड़े ही 2 सेना नायक हैं, इनको अपना सौंप कर वो पहाड़ियों में चले गए थे, और इसी किले की रक्षा का जिम्मा जयमल और फत्ता पर था। तो जयमल और फत्ता दोनों शहीद हो जाते हैं, और इस तरीके से लेकिन जयमल और फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर अकबर ने हाथी पर सवार की मूर्तियां लगवाई थी। उन्होंने इनकी वीरता को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है जयमल और फत्ता। फिर महाराणा प्रताप जी कुंभलगढ़ में जन्म लेते हैं और मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं। बाकी महाराणा प्रताप के बारे में सब लोग जानते हैं, वीर योद्धा थे, ठीक है। और उन्होंने कभी भी किसी मुगलों की जो अधीनता वो स्वीकार नहीं की थी, और उन्होंने मुगलों से युद्ध किया, और खमनोर के पास हल्दी घाटी का युद्ध है, गोगुंदा का युद्ध है। तो बहुत महान शासक थे, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा इनके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह भी कोई खास ऐसे नहीं रहे, ठीक है। इन्होंने फिर वो जहांगीर और मुकर्रम के अभियान का नेतृत्व किया था, तो इन्होंने मुगलों की। फिर आते हैं महाराणा राज सिंह। देखिए राज सिंह जैसे शासक बनते हैं, वो चित्तौड़ के मरम्मत के कार्य को पूरा करने का कोशिश करते हैं, लेकिन फिर मुगल सम्राट ने यहाँ पर इसको संधि की, मुगल और सेना की जो संधि ऊपर की थी राणा अमर सिंह ने, उसको लेके फिर वो उसकी वो अवहेलना मानते हैं, और वहाँ पर फिर 30,000 सैनिकों को भेज देते हैं,
तो इसलिए घबरा जाते हैं और घबरा जाने के बाद वे युद्ध वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बाद में फिर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। उसी झील के किनारे राजप्रस्थ थी, जिसमें 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर बड़ा एक शिलालेख संस्कृत की भाषा में इन्होंने लिखवाया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है गोहिल वंश समाप्त हो जाता है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम मारवाड़ का राठौड़ वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो ये थोड़ा बड़ा है तो इसको लेके घबराना नहीं है। ठीक है, मैंने तो बहुत शॉर्टकट में इसमें नोट्स से बना दिए हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा देख लेना है इसको बुक्स में। बाकी इससे अब आरपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन करती नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश। एरिया मारवाड़ वाला जोधपुर और बीकानेर का एरिया। ऐसा माना जाता है कि इन राठौड़ों का वंश का संबंध राजपूतों से था। कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो जोधपुर में शुरुआत होती है। सबसे पहले हमारे राजा बनते हैं राव चूड़ा जी। राव चूड़ा जी जो अपनी कूटनीति और साहस के लिए जानते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मंडौर पर अधिकार किया था और मंडौर पर अधिकार करके राठौरों की राजधानी बनवाया था। उसके बाद इन्होंने मंडौर के आसपास का एरिया डीडवाना, खाटू श्याम, नानौल आदि का अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी जो पत्नी थी चांद कंवर, उस चांद कंवर ने, इनकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर में बनवाई थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी पेपर में। उसके बाद राव रनमल, तो ये शासक बनाए जाते हैं, इनके बारे में कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। फिर है राव जोधा जी। एक सेकेंड, राव जोधा जी, देखिए राव जोधा जी क्या थे, मारवाड़ के राव रनमल के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने 1459 के आसपास जोधपुर नगर को बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद राजधानी बना, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक चिड़िया टोक पहाड़ी पर इन्होंने एक दुर्ग बनाया। उस दुर्ग का नाम था मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान थे बहलोल लोधी, उस बहलोल लोधी की सेना को भी परास्त किया था। तो ऐसा माना जाता है कि हीरानंद ओझा जी कहते हैं कि जोधपुर के प्रथम प्रतापी शासक राव जोधा जी थे। उसके बाद राव मालदेव जी। देखो मालदेव जी जो थे, राणा सांगा की ओर से खानवा का जब युद्ध हुआ था मुगलों से, तो उसके दौरान इन्होंने लड़ाई की थी। और इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इनकी एक पत्नी थी उमादे के साथ इनकी शादी हो जाती है और इनके बीच में जो संबंध है वो बिगड़ जाते हुए रूठ कर अजमेर के तारागढ़ बीठली जो दुर्ग है उसमें रहती है और इतिहास में वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इतना याद रखिएगा, जो उनकी पत्नी है उमादे, वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आते हैं अगले शासक राव चंद्रसेन जी। ये राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया और अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव नाखुश था, तो उसने अपना तीसरा पुत्र था उसको उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ के प्रताप के रूप में मानते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो ये भी महाराणा प्रताप की तरह पहाड़ियों में दुर्गम स्थानों में घूम घूम कर मतलब संघर्ष किया इन्होंने। तो इनको राजस्थान के महाराणा प्रताप की संज्ञा दी जाती है, मारवाड़ की संज्ञा दी जाती है, और इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। ओके, बाकी राम मालदेव के बारे में हम बताएंगे आगे चल के। जसवंत सिंह मोटा राजा, उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह आते हैं। तो ये अकबर ने इनको फिर वो अधीन स्वीकार कर लिया था। फिर जसवंत सिंह प्रथम जी आते हैं, इन्होंने भी स्वीकार कर ली थी, मनसब वगैरह इनको देके इनको नियुक्त कर दिया था। तो इस तरीके से ये राठौड़ वंश जो होता है जोधपुर का, मारवाड़ का, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, बाकी ये जसवंत सिंह जी थे एक महान विद्वान भी थे, तो इनके बारे में थोड़ा हम आगे बताएंगे। फिर है बीकानेर का राठौड़ वंश। देखिए राव बीका जी थे और मेरवाड़ शासक राव जोधा का पुत्र था। ये अपने पिता के व्यंग होने पर इन्होंने जांगल प्रदेश में आ गया था। तो इन्होंने करनी माता जो देशनोक में, जो जिसे चूहों की देवी के रूप में माना जाता है, उसका निर्माण करवाते हैं। उसके बाद राव लून करनसर जी आते हैं।
राम रूल करण से, ये भी अपने उस कलयुग का कर्ण कहते हैं इनको, ठीक है। और दानशीलता के कारण इनको कर्ण से तुलना की जाती है। लोन करण झील का निर्माण इन्होंने करवाया। इनके बाद बनते हैं राव जैतसीती, तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद राव कल्याणमल, तो इन्होंने बीकानेर राठौड़ वंश में सबसे पहले जो है मुगल की आतिथ्यता स्वीकार की, ठीक है। फिर राव राय सिंह, देखो राव राय सिंह की बात करें तो इनके बारे में थोड़ी सी है कि नागौर दरबार के समय जब अकबर का दरबार लग रहा था, नागौर दरबार, उसमें ये भाग लेते हैं, ठीक है। तो अकबर के गुजरात अभियान में इनको भेजा जाता है और कंधार में भेजा जाता है, तो अपनी वो दिखाते हैं, वीरता दिखाते हैं। तो फिर अकबर ने इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। बाद में राय सिंह ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने के बाद बीकानेर का ये शासक बनता है, ठीक है। और इन्होंने बीकानेर में एक जूनागढ़ किला है उसका निर्माण करवाया, और किले के दरवाजे पर जो जयमल और फत्ता थे, जयमल और फत्ता, उनकी मूर्ति बनवाई, और इनको राजपूताने के कर्ण की संज्ञा दी जाती है। थोड़ा सा कट रहा होगा ये, ठीक है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट वंश, चौहान वंश। देखिए चौहान वंशों के बारे में 4-5 चौहान हैं। शाकंभरी के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान, तो 3 तरह के चौहानों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शाकंभरी के चौहान पढ़ लेते हैं। देखिए शाकंभरी का चौहान, अब एरिया हमें पता होना चाहिए कि भाई शाकंभरी का चौहान कौन सा है। चौहान उत्पत्ति के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनके विवाद था बहुत, कोई अग्नि कुंड से मानता है, कोई नागर ब्राह्मणों से मानता है, ठीक है। लेकिन बिजोलिया शिलालेख है जो सांभर झील पर है, उसमें वासुदेव चौहान का आदि पुरुष था। तो उस समय इनको माना जाता है कि भाई वासुदेव ने इस वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले राजक बनते हैं 1100 ईस्वी के आसपास अजयराज जी, एक वंश के प्रतापी शासक थे। इन्होंने सबसे पहले अजमेर नगर बसाया, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, ठीक है। उसके बाद बनते हैं अर्नोराज जी। अर्नोराज ने तुर्क और मालवाओं को परास्त किया था, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से ये परास्त हो गए थे। इन्होंने आना सागर झील, पुष्कर में एक बराह मंदिर होता है, उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। उसके बाद राजा बनते हैं बिग्रहराज चतुर्थ, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम अलग से बताएंगे बाद में। इन्होंने दिल्ली के जो राजा थे तोमर, उन तोमर राजाओं पर दिल्ली पर अधिकार किया, और दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला जो राजा था वो बिग्रहराज चतुर्थ था, ठीक है। गजनी के खुसरो शाह को भी इन्होंने प्रसाद किया था। जयनारायण भट्ट कवि थे, उन्होंने इनको कवि बांधव की उपाधि दी थी। फिर इन्होंने बिग्रहराज चतुर्थ जी ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्बक निर्माण 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था। फिर बीसलपुर में इन्होंने बीसलपुर शहर बसाकर वहाँ पर बीसलपुर झील भी बनवाई थी। तो ये थे बहुत ही महान शासक, पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा आगे चल के। फिर एक और महान शासक आते हैं शाकंभरी के चौहानों में, पृथ्वीराज तृतीय, जो बड़े प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और चंद्रप्रदा इनके बड़े महान कवि जो रहे हैं, इन्हीं के सानिध्य में लेखन कार्य किया था। पृथ्वीराज तृतीय बड़े वीर, विद्यानुरागी, गुणी जनी थे, ठीक है। इन्होंने त्रायन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। द्वितीय युद्ध में त्रायन के 1192 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया, लेकिन तृतीय युद्ध में ये हार गए थे, ठीक है। तो उसके बाद बात करें तो इनका एक थोड़ा सा विवाद चला था। संयुक्ता स्वयंवर की एक कथा है, संयुक्ता स्वयंवर कथा, क्योंकि जो कन्नौज के शासक थे जयचंद, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था और अपनी पुत्री संयुक्ता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। कन्नौज के शासक थे जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया, स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। सभी पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजाओं को वहां पर आमंत्रित किया था, और इसलिए नहीं, जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए सब किया था, और द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। बाहर गेट पे होते हैं ना द्वारपाल,
तो संयोगता और पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से प्यार करते थे या चाहते थे। संयोगता बरमाला लेकर आती है और एक एक राजा एक महाराजा को देखते हुए आगे आगे बढ़ती चली जाती है। पृथ्वीराज को ना देखकर उनके बड़ में बड़ी दुख पीड़ा होती है। वे दरवाजे तक पहुंची तो उसे द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति वहां पर पृथ्वीराज तृतीय की जो मूर्ति वो नजर आती है। उन्होंने क्या किया कि उन्हीं की मूर्ति के गले में अपनी वरमाला डाल दी जाती है। तब तक पृथ्वीराज जी वहां पर पहुंच चुके होते हैं और उसने संयुक्ता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गढ़वाल को उसका पीछा करने से रोका। गढ़वालों को अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयुक्ता से विवाह कर लिया और इस घटना से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में शत्रुता बढ़ गई। फिर बाद में फिर युद्ध होता है जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में। ठीक है, तो ये कथा बड़ी रोचक कथा है। ठीक है, लेकिन जो भी है उसके बाद आते हैं हमारे रणथंभौर के शासक। संस्थापक थे गोविंदराज हम्मीर। इनमें थोड़ा प्रतापी शासक था क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी से इन्होंने युद्ध किया और इनके रूप में हम्मीर हट और हम्मीर रासो 2 किताबें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये थे, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके बारे में एक दोहा भी प्रसिद्ध है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिय तेर हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार। बहुत अच्छी फेमस लाइन है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिय तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। बहुत अच्छे राजा थे हम्मीर। फिर आते हैं जालौर के चौहान वंश। जालौर के चौहान वंश भी अपने मध्यकालीन इतिहास में बड़ा विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो इसके संस्थापक हैं कीर्तिपाल जी। उसके बाद यहाँ के इम्पोर्टेंट है कानड़ देव। कानड़ देव का अलाउद्दीन खिलजी से भी विवाद होता है। फिर आते हैं आमेर का कछवाहा वंश। देखिए ये कछवाहा वंश तो पूरा मुगलों के अधीन रहा था और मुगलों के इन्होंने शादी संबंध जो किए थे वही हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे भारमल जी, है ना। भारमल जी बहुत ही कठिन परिस्थिति में आज आमेर के शासक बनते हैं। तो ये भारमल जी ऐसे पहले वो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक थे। ठीक है, फिर इन्होंने अपनी पुत्री जो हरकाबाई थी, जो बाद में मरियम उज्जैमन के नाम से जानी जाती है, जहांगीर के इसी हरकाबाई का पुत्र था, अकबर के साथ विवाह किया था भारमल जी ने अपनी पुत्री हरकाबाई का। ठीक है, तो बाद में फिर भगवान दास जी, इनके पुत्र मान सिंह जी, ये उनके आगे शासक बनते हैं। तो मान सिंह जी इम्पोर्टेंट है इसमें। देखो अकबर ने इनको 12 वर्ष की अल्पायु में ये मुगलों के शासन का अधीन चले गए थे और इन्होंने अकबर और जहांगीर दोनों सम्राटों की सेवा की थी। अकबर ने रणथंभौर अभियान में भी सुरजनहाड़ा को मुगल अधीन से स्वीकार करने में मान सिंह ने भूमिका निभाई थी। गुजरात शासक में भी प्रयोग किया था। तो इनको फिर खुश होकर अकबर ने इन्हें फर्जंद यानी बेटा की उपाधि दी थी और 7000 मनसबदार बना दिया, सूबेदार बना दिया, फिर बिहार का सूबेदार बना दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं मिर्जा राजा जयसिंह जी। 11 वर्ष की आयु में जयसिंह को आमेर का शासक बनाया जाता है। इन्होंने 3 सम्राट जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन तीनों में सेवा रहने का अवसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इनको दक्षिण में भी भेजा जाता है वीरता के लिए। तो ये राजा जयसिंह है। ठीक है, और इन्होंने बाद में फिर फुरंदर की संधि भी इन्हीं के काल में होती है 1665 के अंतर्गत। फिर सवाई जयसिंह जी आते हैं। सब देखो इनके बारे में मैंने स्टार लगाए हुए हैं, अलग से दिया हुआ, जो इसके बारे में स्टार लगाया हुआ मैंने अलग से दिया हुआ। जयसिंह प्रथम की तुलना भी वीर पाकुड़दा के रूप में मानी जाती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो फिर राजस्थान का आता है जैसलमेर का भाटी वंश। जो जैसलमेर एरिया है, जैसलमेर का किला है, वहाँ पर भाटी वंश का स्थापित होता है। देखो सबसे बड़ी बात, जैसलमेर किले में एक 2.5 शाखा होता है। इस 2.5 शाखा में देखो प्रथम शाखा मूलराज और अलाउद्दीन जी आक्रमण करते हैं तो उस टाइम होता है। बाद में रावल दूदा के काल में, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आक्रमण किया जाता है, और जिसमें थर्ड अर्ध शाखा होता है लून करण और अमीर अली के द्वारा आक्रमण किया जाता है। तो ये 2.5 शाखे के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। ठीक है, इसमें जोहर नहीं हुआ था बाद में। ठीक है, लेकिन ये लड़ते हुए मारे गए थे।
फिर भरतपुर का जाट राजवंश आता है, जिसमें चूड़ामन, बदन सिंह और राजा सूरजमल बड़े ही प्रतापी शासक रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा इनके बारे में कुछ है नहीं है, क्योंकि राजा बदन सिंह ने अपने डीक के किले बनाए थे। ठीक है, महाराजा सूरजमल है जो इन्होंने भी नवीन भरतपुर का जो लोहागढ़ है नवीन, उसको बनाया था। ठीक है, बाकी करौली का यादव वंश है, तो यहाँ विजयपाल इसके संस्थापक रहे थे। फिर परमार वंश आ जाते हैं, तो माउंट आबू का जो क्षेत्र है उसमें परमार वंश के संस्थापक है घूमराज जी। इसमें एक धारा वर्ष थोड़े महत्वपूर्ण राजा रहे हैं। उसके बाद तेजपाल जी आते हैं, जिसमें दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो ये हमारे राजस्थान के राजवंश है। ठीक है, अब जैसी राजवंशों की जो स्थिति है वो छीन होती चली जाती है, तो मराठों ने अपने आप को कोशिश की राजस्थान में एंट्री करने की। पर मराठा राजस्थान में मैंने पहले ही चैप्टर में बताया था कि किस तरीके से मराठे प्रवेश करते हैं, कक्षा 9 में भी बता चुके हैं। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का भी पतन हो रहा था, इधर से राजपूतों की आपस में संघर्ष के कारण टूट फूट हो रहे थे, तो कमज़ोर हो रहे थे आंतरिक रूप से। तो धीरे धीरे क्या किया, मराठों ने प्रवेश कर दिया। ठीक है, और इसमें तो धीरे धीरे प्रवेश होने के बाद फिर बाद में बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। देखो ये लिखे हुए हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, फिर बाद में हुडा सम्मेलन होता है, तो इसके बारे में हम पढ़े हुए हैं। हुडा सम्मेलन जो मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड के मराठों को रोकने में मुगल शासन की असफलता, राजपूत शासन आंतरिक झगड़ों में मराठों के प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान के समस्त प्रशासनिक शासकों की जब आंखें खोल दी थी, तो उस समय फिर राजा महाराजाओं ने हुडा नामक स्थान पर 1734 के अंतर्गत नए राजा मेवाड़ के, जिसे महाराजा जगत सिंह सेकंड थे, उनके उसमें सभी राजाओं को वहां पर उपस्थित होने के लिए कहा गया और इन मराठों के खिलाफ लड़ने के लिए कहा गया। तो वही है हुडा सम्मेलन। ठीक है, फिर बाद में जयपुर का संघर्ष, बाकी इसमें संघर्ष में कुछ नहीं है, कुछ पेपर में आता नहीं है इनसे। ठीक है, ज़्यादा, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर है तुंगा का युद्ध, तो कोई पूछ ले तुंगा का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, तो जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर बार बार विवाद होता रहता था। फलस्वरूप मराठे महाराज सिंधिया जी के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटपाट मचाया करते थे। तो उसको लेके फिर लालसोट नामक स्थान है, तुंगा नामक स्थान, जिसमें ये युद्ध हो जाता है। ठीक है, इसमें भयंकर दोनों तरफ से राठौर कठवा वंश की गठवाना सेना और इधर मराठों की सेना, दोनों में युद्ध होता है। लेकिन ये युद्ध बहुत भयंकर रक्तपात होता है, लेकिन अनिर्णायक रहता है। और इसमें राजपूत शासकों का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि सभी लोग गठबंधन के साथ लड़ रहे थे। उसके बाद कृष्णा कुमारी विवाद आता है। देखो, कृष्णा कुमारी की बात करें, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इनके बारे में। मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर जयपुर के राजा जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। ये कृष्णा कुमार जी मेवाड़ के शासक थे भीमसेन, उनकी पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हो जाती है। मतलब भीम सिंह की पुत्री थी और मारवाड़ के शासक थे दूसरे भीम सिंह के साथ तय हो जाती है। लेकिन भीम सिंह जी विवाह से पहले मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद फिर जो मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। अब उस समय मारवाड़ के नए शासक जब बनते हैं भीम सिंह की मृत्यु के बाद, वो बनते हैं मान सिंह जी। मान सिंह ने कहा कि ये तो बड़ा अपमान है। मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः फिर बाद में जब ये चीजें उत्पन्न हो गई, तो फिर मराठों ने बीच में हस्तक्षेप करने लगे। तो फिर मराठों में अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया आक्रमण करने के लिए। और अमीर खां पिंडारी ने मारवाड़ के शासक मानसिंह का पक्ष ले रहे थे। मानसिंह जी से उनसे मुलाकात हो गई, तो बाद में फिर उन्होंने अमीर पिंडा खारी ने कृष्णा कुमार की या तो शादी मानसिंह से करने की या फिर उसकी हत्या करने की शर्त रखी, या फिर मेवाड़ को उजाड़ देंगे। तो मेवाड़ के महाराणा वीर सिंह अपने राज्य की रक्षा करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने फिर वो मान सिंह से शादी नहीं करना चाहते थे अपनी बेटी की, तो उन्होंने फिर अपनी पुत्री को ही जहर पिलाकर 16 वर्ष की उम्र में उनको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो इसको लेके बहुत चर्चा होती है और एक उस
मेवाड़ राज्य की शान पर धब्बा था। तो ये राजस्थान के इतिहास में बहुत सबसे बड़ा मराठों की वजह से होने वाला एक सबसे काला अध्याय था। तो इस तरीके से इसको हम कृष्ण विवाद के रूप में जानते हैं। बाद में फिर जोधपुर का संघर्ष होता है, तो उत्तराधिकार को लेकर इसमें भी संघर्ष होता है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये सारे हमारे अभी तक जो राजवंश हमने पढ़े हैं, ये राजवंश यहाँ समाप्त हो जाते हैं। थोड़ी लंबी क्लास है, धीरे धीरे करके देख लीजिएगा। उसके बाद देखो, मैंने बताया था कि कुछ राजा हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। महाराणा प्रताप जी हैं सबसे पहले। देखो, मेवाड़ के केसरी, हिंदू आसूरज कहते हैं इनको, गुरुल्ला पद्धति, छापामार पद्धति में इन्होंने अपनाई थी, शाही सेना के खिलाफ नाक में दम कर दिया था। अकबर के समकालीन थे। फिर हल्दी घाटी का युद्ध भी होता है 1576 में। प्रताप घायल हो जाते हैं। बाद में घायल होने के बाद झाला बेदा इनका स्थान लेते हैं। आजीवन ये स्वतंत्र रहे थे। अकबर की स्वतंत्रता इन्होंने नहीं भेजी थी। अकबर ने 4 दूत भेजे थे, जलाल खां, कुंवर मान सिंह, राजा भगवंत दास, राजा टोडरमल, फिर भी इन्होंने समझौता नहीं किया। फिर एक दिवेर का युद्ध होता है 1582 में। इसमें महाराणा प्रताप जी जीत जाते हैं और चामुंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है। बाद में देखिए, इन्होंने इस युद्ध में हरावल और चंदावल 2 इनके जस्ते हुआ करते थे। हरावल का हकीम खां सूर, राम शाह तोमर और कृष्ण चूड़ा इसके नेतृत्व करते हैं, और चंदावल का पूंजा भील, जयमल मेहता, चारण जैसा, रोहित, गोपीनाथ उसका नेतृत्व करते हैं। ऐसा नहीं है, इसके काल में साहित्य विद्वान भी रहे थे, जिनमें चक्रपाणी जी हैं, चक्रपाणी मिश्रा, जिन्होंने विश्व वल्लभ को लिखा 9 अध्यायों में। बाद में जैन मुनि हेमरतन सूरी, उन्होंने वो भी थे। ठीक है। और कवि दुर्साड़ा थे, जिन्होंने विरुद्ध छत्री लिखी। कवि माला सांधु थे, जिन्होंने झूलन लिखा। ठीक है। तो हल्दी घाटी का नामकरण क्यों किया गया? हल्दी जड़ी कई नवविवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ी थी, इसलिए उसका नाम हल्दी घाटी रखा गया था। मिट्टी को लेकर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। वहाँ हल्दी जैसी मिट्टी है, ऐसा नहीं। हल्दी चढ़ी कई नवविवाहित पुरुष वेश में जो लड़कियां हैं, वो महारानियां हैं, वो लड़ी थी। फिर बात करें राम मालदेव, ये मारवाड़ के शासक में देख रहा था उस टाइम। वो जोधपुर और सोजतपुर परगना के आसपास थे। हसमत माला इनको राजा भी कहते हैं। ठीक है। मेवाड़ विजय, अजमेर विजय, नागौर विजय, ग्रीष्मेल युद्ध में इन्होंने मालदेव और शेरशाह सूरी, जिसमें शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से विजयी होते हैं, और शेरशाह सूरी कहते हैं मालदेव जी के बारे में कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इनके उसमें भी दरबारी कवि थे, जिसमें उमादे भटियानी, बादा भारमनी, गोगा जी पेड़ी, आसानंद थे। उन्होंने ये किताबें लिखी थी। और इनके साथ इस युद्ध में जब मालदेव और शेरशाह के युद्ध में जयंता और कुप्पा वीर सेना नायक थे, वो भी मारे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पाहेवा और साहिबा का युद्ध होता है 1541 के अंतर्गत राव जैसी और मालदेव के बीच में, जिसमें मालदेव जी जीतते हैं। ठीक है। उसके बाद ईसरदान भी कवि हैं इनके। महाराणा कुंभा बड़े इंपॉर्टेंट है। मोकल के बाद ये 14 मेवाड़ के शासक बनते हैं, राठौर को हराकर। ठीक है। चित्तौड़ और कुंभलगढ़ इनकी शक्ति के प्रमुख केंद्र रहे थे। मोहम्मद खिलजी को भी इन्होंने हराया था। ठीक है। सारंगपुर के युद्ध में जब ये जीतते हैं, तो फिर कीर्ति स्तंभ का निर्माण करते हैं। उसकी तुलना विजय स्तंभ से की जाती है। विजय स्तंभ की तुलना जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से की है। मारवाड़ में इन्होंने मंडोर को जीता। इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। ठीक है। इनके अंतर्गत ये कवि के रूप में भी बड़े विद्वान थे। कुंभा आश्रित बहुत विद्वान थे, जिसमें शारंग व्यास, श्री काणा व्यास, रमाबाई, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, टीला भट्ट, मंडन। जैन आचार्यों की बात करें तो जैन कवियों में सोम सुंदर सूरी, जयशंकर सूरी, सुंदर सूरी, भुवन कीर्ति। इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिसमें मुख्यतः कुंभलगढ़ और अचलगढ़ थे। उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चबरी मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर बनवाया। रणकपुर के मंदिर बनवाए। इनके शिल्पी रहे थे मंडन इनका शिल्पी था, जो दुर्गों का निर्माण किया, नक्शा वगैरह बनाया करता था।
स्वयं एक साहित्यकार थे, वीणा में निपुण थे, संगीत राज इन्होंने किताब लिखी 5 भागों में रतन कोश, रसिक प्रिया लिखी, सूर्ण प्रबंध लिखा, कामराज रतिसार लिखा, संगीत रत्नाकर लिखा। इन्होंने विभिन्न बिरुदों से यानी बिरुद मतलब उपाधियों से सुशोभित थे। महाराज, अधिराज, चाप गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, राजगुरु, अश्वपति। आवल बावल की संधि भी इन्हीं के बीच में होती है, जोधार कुंभा के बीच में, तो इसको लेके बहुत ही बड़े इम्पोर्टेंट थे। फिर है राणा सांगा जी, ये कुंभा के पुत्र हैं, हिंदूपत अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में इनको जाना जाता है। ये भी सिकंदर लोदी से लड़ते हैं, महमूद शाह बेगड़ा से लड़ते हैं मालवा और नादिर शाह मालवा से लड़ते हैं। ठीक है, इन्होंने खातौली का युद्ध लड़ा, बांडी का युद्ध लड़ा, कागरोन का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा। इनके नेतृत्व में वो हरावल अग्रभाग और चंद्रावल पीछे वाला भाग था। तो ये चीज़ें इसके बारे में ज़्यादा नहीं। महाराजा अनूप सिंह थे, बीकानेर के शासक, दक्षिण भारत इन्होंने जीता। महावीराव भरातीब के औरंगजेब ने इनको उपाधि दी थी। ठीक है, और इन्हें स्वयं विद्वान थे। इन्होंने संगीतज्ञ थे, अनूप विवेक लिखा, तंत्र शास्त्र था। काम प्रमोद लिखा, ये काम शास्त्र था। श्रज्ञाद्य प्रयोग लिखा, चिंतामणि, अनूप रत्नासागर इन्होंने लिखे थे। ठीक है, आश्रित कवि में भी देखो बैद्यनाथ सूरी, मणिराम दीक्षित, भाद्रकृत कृत, भावभट्ट, पुस्तक कला को इन्होंने बहुत ही सराहा था, उसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो ये अनूप सिंह जी थे। मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के शासक कछवा वंश के थे। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तीनों के साथ इन्होंने कार्य किया। लगभग 46 वर्ष तक शासन करते हैं ये। पुरंदर की संधि भी इनके काल में होता है। ठीक है, मुगल सम्राट मिर्जा जयसिंह मुगल सम्राट का अधीन ये काम करते हैं। ठीक है, इन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा में शाहजहां ने इनको अभियान के लिए शामिल किया था। इनमें भी कवि आश्रित रहे थे, जैसे बिहारी जिन्होंने बिहारी शतसई लिखी, राय कवि जिन्होंने जयसिंह का चरित्र लिखा। इन्होंने स्थापित कला के मामलों में बात करें तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसमें राजपूत और मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। फिर है सवाई जयसिंह द्वितीय, वास्तविक नाम इनका विजय सिंह था, औरंगजेब ने इनका नाम सवाई जयसिंह रखा। इन्हीं के काल में देवारी समझौता होता है। ये स्वयं एक बड़े विद्वान थे, खगोल वैज्ञानिक थे। इन्होंने स्वयं जीत मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका लिखी, जो नक्षत्र और जयसिंहों से संबंधित थी। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट थे। स्थापत्य कला में भी इनका बड़ा नाम है। जयपुर नगर की स्थापना करते हैं, उसके नक्शा बनाते हैं विद्याधर भट्टाचार्य जी। और जयपुर में जंतर मंतर वेदशाला की स्थापना करते हैं, जिसमें 14 यंत्र होते हैं, जिसको हम सौर मंडल की वेदशाला के रूप में जानते हैं। उसमें सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र। इसी के अलावा इन्होंने 4 अन्य वो वेदशालाएं भी बनाई थी, जिसमें दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा, और ये सभी यूनेस्को में शामिल हैं। बात करें कवि कौन कौन से थे, भट्ट पुंडरीक भटनागर, सुधाकर पुंडरीक, ब्रजनाथ भट्ट, श्री कृष्ण भट्ट इनके आश्रित कवि रहे हैं। देखो मैंने थोड़ा सा समराइज कर दिया। राजपूतों को उत्पत्ति को लेकर था उस टाइम। कर्नल जेम्स और सक्सी थी, डॉक्टर भंडारकर मान्य गुर्जर वंश या नागर ब्राह्मण, चंद्रप्रदाय अग्निकुंड, पंडित ओझा दशरथ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण वंश। फिर विग्रहराज चतुर्थ, देखो हमने इसके बारे में बताया कि चौहान शासक थे, शाकंभरी के बड़े इंपॉर्टेंट थे। राजनीतिक तोमरों को दिल्ली पर अधिकार किया, तोमरों को हराया, गजनी को परास्त किया, गजनी के खुसरो शाह को इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट। स्वयं कवि थे, कवि बांधव की उपाधि इनको जयनक भट्ट ने दी। हरि के लिए नाटक, बाद में इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद उस पाठशाला को वो तोड़ देते हैं। बाकी जोधपुर महाराज अजीत सिंह हैं, जिन्होंने ये अलग है थोड़े से, तो ये गजधार ग्रंथ लिखा, गुलसार, बाप रही, दुर्ग भाषा पाठ, ये भी इम्पोर्टेंट थे। जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह थे, ये भी एक कवि थे। इन्होंने टिंगल पिंगल के ज्ञाता थे। भाषा भूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, इस तरीके की इन्होंने काव्य रचनाएं की। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट राजा हैं। और यहाँ हमारा ये 3rd पार्ट जो है 2nd चैप्टर का ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से पूरा चैप्टर ये समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं, थोड़ा 1-2 बार में देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, पसंद आए तो लाइक करिएगा, अच्छी लगी तो मेहनत, अगर आपको लग रहा है कि कुछ मेहनत है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और हमें सजेशन दीजिएगा, कुछ इम्प्रूव करना है तो वो भी बताइएगा। ओके, बाय।